Hi friends, welcome on Yourpedia, the best platform where you are preparing for your upcoming Uttar Pradesh Public Service Commission preliminary exam for State Engineering Services. So पहली बार preliminary इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें और आपके पास preliminary में 150 क्वेश्चंस हैं जिनमें 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं जो 22 टॉपिक्स में से हैं और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 80 मिनट्स होंगे। तो योरपीडिया के ऊपर हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें इन 22 टॉपिक्स में से हर टॉपिक में से एक अच्छा क्वेश्चन विद डिटेल कंसेप्ट कवर किया जाता है और आपको ये 22 क्वेश्चन को करना चाहिए 15 मिनट के अंदर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स 100 क्वेश्चन का डाटा बनता है। तो आपको 15 मिनट मतलब 22 मिनट से कम में 15-17 मिनट के अंदर ये 22 क्वेश्चन करने चाहिए। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना होता है तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में लगेगा। लेकिन हम इसको रेगुलर सीरीज रखते हैं और ये 22 टॉपिक्स 22 क्वेश्चन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है आपको आइडिया लगता है कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो यू आर इन टच विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। योरपीडिया के ऊपर बहुत सा कंटेंट आपको फ्रेंड्स फ्री मिलता है और आप व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे इस वीडियो के साथ लिंक्ड है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, यू कैन नॉट इग्नोर योरपीडिया एंड कंटेंट ऑफ योरपीडिया एंड वीडियोज ऑफ योरपीडिया। दे आर टेलर मेड फॉर दिस एग्जाम। इन फैक्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड यू कैन प्रूव मी wrong if you find the proof somewhere that Yourpedia is only platform where you are getting the entire content for this exam in the name of Uttar Pradesh. Because इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस हो सकता है लेकिन प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपिक्स आप एग्जैक्टली वैसे रिवाइज ना करना बिकॉज आपकी प्रिपरेशन डेविएट हो जाएगी। प्रिपरेशन हैज़ टू बी डिफरेंट। सो इसकी प्रिपरेशन एग्जाम की अलग है और आपको उसी तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और 22 रेफरेंस क्वेश्चन कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। और ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो इन सारे 22 टॉपिक्स को कवर करेगा और ये आपका योरपीडिया इनिशिएटिव है फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम प्रिलिमिनरी कम मेंस। यू कैन प्रिपेयर बोथ विद अस। सो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ये 22 टॉपिक्स जो हैं ये मैं इसी सीक्वेंस में इन 22 टॉपिक्स को कवर करूंगा। जैसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, फिर इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सारे के सारे 22 क्वेश्चन जो इसी सीक्वेंस के अंदर हैं, सारे क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में किया जाएगा और ये 22 क्वेश्चन हमारे सारे के सारे ये सीक्वेंस में रहेंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को जब मैं करवाऊंगा तो इसी सीक्वेंस में इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन से। द प्लेन आर विच आर परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन और जो विजिबल क्लियरली ओनली इफ वॉच्ड फ्रॉम। तो देखो 3 प्लेन्स की बात हो रही है, 2 आपके रेफरेंस प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये बोल रहा है कि मैं कहां से देखूं कि जो प्लेन परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और लेट से ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब तीसरा प्लेन जो इनके परपेंडिकुलर है, लेट से ये हमारा 2 प्लेन आ गए। अब तीसरा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो कहां से देख के मेरे को क्लियरली विजिबल होगा। तो रेफरेंस प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, और तीसरा मैं कहां से देखूं कि ऐसा प्लेन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा प्लेन जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। अगर 3 डायमेंशनल में आप देखोगे तो ये प्लेन होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है तो बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो तीसरा प्लेन जो इनके वर्टिकल है वो कहां से मेरे को दिखेगा। आंसर लगाओ एंड आपको बहुत क्लियरली ये डायग्राम में नजर आएगा। देखो ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन 3 डायमेंशनल में तुम्हें दिख रहा है, ये वर्टिकल प्लेन। इन दोनों के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन क्या हो गए, रेफरेंस प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, राइट। और इन दोनों के जो वर्टिकल हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला हो गया। तो अगर मैं साइड से देखूंगा तो मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पूरे का पूरा प्लेन दिखेगा। या इनफैक्ट ये सारे का सारा जो प्लेन है, ये सारा का सारा जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं साइड से देखूंगा तो मेरे को ये प्लेन क्लियरली विजिबल होगा। साइड से देख के ये प्लेन क्लियरली विजिबल होगा।
तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो ये है। सो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। तो साइड व्यू से मतलब एक तरफ से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा। टॉप से देखोगे, आइसोमेट्रिक देखोगे, टॉप से देखोगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी ये वाली। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रस्ट, कोरोजन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट या कोरोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अब आप मेटलर्जी मटेरियल साइंस का जो टॉपिक आपको दिया है फ्रेंड्स, उसमें मेंटेनेंस के साथ अगर हम ओवरलैपिंग करें, और आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे वो ओवरलैपिंग क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बेस्ट होता है जो 2 या 3 डोमेन को कवर करता हुआ बनाया जाए। मटेरियल साइंस का क्वेश्चन जो आपका मेंटेनेंस के साथ जोड़ के अगर मैं बना सकूं तो वो क्वेश्चन बेस्ट होता है। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आप रस्ट क्या होती है, आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो बेसिकली आपके पास एक केमिकल रिएक्शन बनती है, कोरोजन होता है और उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन बेसिकली Fe2O3 जो है वो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फ्लूइड फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लूइड्स फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रॉटल्स ऑफ फ्लो। मतलब थ्रॉटलिंग कहां पे आपको देखने को मिलती है? क्वेश्चन ये है कि थ्रॉटलिंग आपको कहां देखने को मिलती है, इनमें से कौन से में आपको थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है? ओके, सो थ्रॉटलिंग होता है आप कंस्ट्रिक्टेड पैसेज, थ्रॉटल, गला को चोक कर देना। थ्रॉटलिंग टर्म चोक के साथ रिलेटेड है। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत, थ्रॉटलिंग एक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। थ्रॉटल का मतलब होता है चोक करना, चोक मतलब गला दबा देना। ये सारे के सारा पार्शली ओपन्ड वॉल्व, अगर वॉल्व को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो फ्री फ्लो है, लेकिन अगर पार्शली ओपन किया जाए तो थ्रॉटलिंग है। ऑरिफिस, ऑरिफिस होता है पतली, बहुत पतली डायमीटर वाली पाइप। कई बार आप उसमें वो फिनोमेना, कैपिलरी का फिनोमेना भी ऑब्जर्व करते हो, पानी खुद ही ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी फिनोमेना। पोरस प्लग, पोरस प्लग भी वैसे होता है जैसे आप जानते हैं ना पोरोसिटी किस तरीके से वो वाटर राइज करता है लेवल पोर्स में से, पोरस प्लग, पोरस प्लग भी वही होता है। इन सब में आपने लिक्विड को थ्रॉटल कर दिया, मतलब आपने उसको पार्शियल ओपनिंग की और पार्शियल उसको रोक दिया, तो उसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और एक थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से याद रख लेना, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एग्जांपल कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ एग्जांपल जो थ्रॉटलिंग के वो ये हैं। पोरस प्लग यही होता है कि जहां से फ्लूइड को निकलने के लिए आपका पैसेज आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, कम पैसेज में आपने फ्लूइड को निकलने दिया। ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपने वॉल्व्स कई बार बंद किए होंगे। अगर मैं इस वॉल्व को क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, कंस्ट्रिक्ट कर दूं तो पार्शली ओपन्ड वॉल्व ये बन जाएगा। तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब यही होता है। थर्मोडायनेमिक्स में थ्रॉटलिंग जरूर पढ़ लेना, और एक चीज याद कर लेना कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। देखो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ऐसे जहां पे 1 मिनट से कम का टाइम हो, वहां पे आपको एक तो थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट लगाओगे, एक कंसेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको जो डेवलप करने हैं वो भी करने हैं कि क्वेश्चन आया उसमें कुछ सीखने को मिल गया और आपने वो सीख लिया। तो थ्रॉटलिंग का मतलब होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। IUCN ऑर्गेनाइजेशन बहुत एग्जाम में पूछा गया है पिछलों में, तो क्या होता है फुल फॉर्म IUCN का, और ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 5 अक्टूबर 1948 को बनी थी और कंजर्वेशन ऑफ नेचर और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की फील्ड में काम कर रही है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे आया है और फ्रांस में इसको बनाया गया था। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड सस्टेनेबली एंड इक्विटेबली। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कंप्लीटेड इन सच अ वे दैट यू गेट आउटकम, आउटपुट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं। वो स्टेक होल्डर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर जिसको इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में, वो आपका इंप्लॉय भी हो सकता है, वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है, वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, वो आपका वेंडर भी हो सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जिसका प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में अपना इंटरेस्ट है, उसको प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर बोलते हैं। प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर, ये बहुत ज्यादा कॉमन टर्म होती है स्टेक होल्डर, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और स्टेक होल्डर जो जैसे मैंने आपको बताया, वो ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय भी हो सकता है, वो इंटरनल मेंबर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी हो सकता है, जैसे वेंडर हो गया, सप्लायर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसको प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या फेल होगा उसको फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। किसी भी चीज का स्टेक होल्डर वो है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर है इसमें? आपके घर वाले भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि अगर आप पास होंगे, अगर आपकी सिलेक्शन होगी, तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी बेनिफिट होता है, तो वो स्टेक होल्डर है। लेकिन जो दूर पार से कोई देख रहा है, आपको जानता है, वो स्टेक होल्डर नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ लोग जो इंपैक्ट उसका जिनके ऊपर पड़ता है, वो स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस होता है और वो इन्फ्लुएंस्ड होते भी हैं। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये है प्रोजेक्ट की टीम, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, ये इंटरनल स्टेक होल्डर हैं। एक्सटर्नल सप्लायर, वेंडर, कंसल्टेंट। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सप्लायर क्या होता है, वेंडर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट क्या जुड़ा तो होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता। लेकिन फाइनेंसर, इन्वेस्टर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं, जिसने फाइनेंस लगाया, जिसने पैसा लगाया, वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है। रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस एक टेक्निक है फ्रेंड्स एनालिसिस की। तो रूट कॉज एनालिसिस इनमें से किस में यूज नहीं होता? अब ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए और हम इनको पढ़ेंगे, इन सब को हम पढ़ेंगे क्योंकि इन सब का नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। 5 वाई क्या होते हैं, फिश बोन डायग्राम क्या होती है, पेरेटो चार्ट क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी। आप बोलेंगे साहब ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये कौन से चैप्टर के अंदर आता है? मैं बताता हूं कौन से चैप्टर के अंदर आता है। अगर आप 6 नंबर पॉइंट पे जाओगे तो आपको दिखेगा उसके एम्बिट में ये चीज कवर होती है। 6 नंबर क्या है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सॉरी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जब आप सेफ्टी की बात करते हो तो आपको कॉज पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम का कॉज क्या है। रूट कॉज तक आपको जाना बड़ा जरूरी है कि कोई अगर एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, फिश बोन डायग्राम वगैरह, कॉज इफेक्ट डायग्राम वगैरह, इशिकावा डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। तो आप जब इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करते हो तो आपको ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है जहां पे जिसका कोई कॉज इफेक्ट एनालिसिस आप कर सकें। तो इसलिए ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं ये होता क्या है। 5 वाई क्या होते हैं? 5 वाई होते हैं कि अगर कोई भी आपने किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन पूछो पहले। ये जापानीज तरीका है, क्वेश्चन पूछो पहले, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर ये पूछो कि ये क्यों हो रहा है, वाई इज दैट हैपनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वाई इज दैट हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। सो ये वाई 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 वाई, जब आप क्वेश्चन पूछते चले जाओगे 1 2 3 4 5, मतलब आप क्वेश्चन पूछते जाओ। 5 वाई का मतलब ऐसा नहीं कि 5 ही बार वाई पूछना है, वो मतलब नहीं इसका। इसका मतलब कि जब आप बहुत डिग करोगे, और जापानीज तरीका है ये कि जब आप किसी प्रॉब्लम को डिग करोगे कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज सो, तो आप उसके रूट तक चले जाओगे और आपको रूट कॉज पता लग जाएगा। 5 वाई सिंपल मेथड है और ये आइटरेटिव तरीका है एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को पहुंचने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को जाने के लिए। आइटरेटिव टेक्निक है ये, और इस आइटरेटिव टेक्निक के थ्रू हम किसी चीज तक पहुंच सकते हैं जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करती है। ये है 5 वाई। ओके, एंड ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बेसिकली
एस्टेब्लिश करती है। कैसे वर्क करती है? पहले तो आप प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हो, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, फिर आप 5 बार क्वेश्चन पूछते हो और जो भी आंसर आया उसको दोबारा वाई करते हो और आप रूट कॉज तक जाते हो, क्वेश्चन को लिखते हो, फिर उसका आंसर लिखते चले जाते हो कि क्या आंसर आया, और इस तरीके से आगे चलते जाते हो। फिश बोन डायग्राम को ध्यान से देखना, इसको कॉज इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम ऐसा भी इसको बोलते हैं। सो इसको इशिकावा डायग्राम। अब इसमें होता क्या, देखो मछली का ये हेड है, दिस इज हेड ऑफ फिश एंड दिस इज द रिब्स, बैक। जब आप आगे की तरफ चलते जाओगे तो आपको उसका इफेक्ट, कारण क्या है उसका, वो पता लग जाएगा। रूट कॉज बेस में आएगा। फिश, द बोन्स आर टेलिंग यू, अगर आपने फिश कभी खाया हो, जो लोग खाते हैं उनको पता है कि फिश की टिपिकल बोन्स ऐसी होती हैं, एक बड़ी ब्रांच, फिर छोटी ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं, किसी भी ट्री की जैसी होती हैं। तो जो छोटी ब्रांचेस हैं वो रूट कॉज है। जैसे जैसे तुम बैक साइड में चलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें उसका रूट कॉज पता चलता जाएगा। आप क्वेश्चन पूछते चले जाओगे और पीछे की तरफ चलते जाओगे, ऐसे एक एक कॉज पकड़ा और उसका रूट कॉज तक एनालिसिस तुम करते जाओगे, तो कॉज इफेक्ट डायग्राम इसको बोलते हैं। तो जो फिश है उसका हेड इफेक्ट देता है तुम्हें, और कॉज जो होता है उसकी रिब्स देती हैं। इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं इसको। इससे भी रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। हेड जो होता है वो प्रॉब्लम है, इफेक्ट जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो रूट कॉज है उसका वो बैक बोन्स होती हैं। अब इसको सारे के सारे को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको आइडिया लगे कि हाँ रूट कॉज डायग्राम वगैरह ऐसा होता है। पैरेटो चार्ट 80-20 रूल भी होता है। पैरेटो चार्ट जो है वो इस तरीके से दिखता है। इसमें बार चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट हर एक इफेक्ट दिखा रहा है, हर एक बार चार्ट एक रीजन दिखा रहा है। जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई मेरा ये एग्जाम में क्लियर क्यों नहीं हुआ, उसके क्या कारण हैं, पहला बार चार्ट एक पर्टिकुलर कारण है, दूसरा बार चार्ट दूसरा कारण है, तीसरा बार चार्ट तीसरा कारण है। अब हम क्या देखेंगे कि 80% रीजन कि मैं क्यों मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो 20% कॉज होगा उसका। 80% चीज का कारण 20% होता है बस। 80-20 रूल जो है वो नेचर में चलता है कि 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 20% वेल्थ होगी इस वर्ल्ड की। 80% ऐसे बच्चे होंगे जो 20% मार्क्स हिट करेंगे, टॉप 20% मार्क्स हिट करेंगे, जो भी है 80-20 रूल उसको बोलते हैं। तो अब जब हम पैरेटो चार्ट या 80-20 रूल करते हैं, पैरेटो चार्ट ये होता है उसमें बार चार्ट्स होती हैं और क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए लाइन चार्ट भी होता है। तो ध्यान से देखना, पैरेटो चार्ट में बार चार्ट भी होते हैं, लाइन चार्ट भी होता है। बार चार्ट कॉज होता है और लाइन जो है वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालता है, जोड़ता चला जाता है इफेक्ट को कि साहब इसका 60%, फिर 20% इसका, तो 80%। अब ध्यान से देखना इसको, जो आपका पहला कॉज है, ये वाला जो कॉज है, इसका 60% कंट्रीब्यूशन है, राइट। फिर ये जो है 20% इसका भी है, तो मैंने 60 में 20% और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया। फिर 15% ये भी है, तो 15% मैंने और जोड़ दिया। तो ऐसे में क्यूमुलेटिव जोड़ता चला गया। इसको मैं यहां ले आया, इसको मैं यहां ले आया, फिर इसको मैंने यहां जोड़ दिया, फिर इसको मैंने आगे जोड़ दिया, फिर इसको मैंने और आगे जोड़ दिया, फिर इसको मैंने और आगे जोड़ दिया, फिर इसको मैंने और आगे जोड़ दिया। तो दिस हैज गॉन हेयर, दिस हैज गॉन हेयर, दिस हैज गॉन हेयर, दिस हैज गॉन हेयर। अब ये हर एक चीज क्या है, ये कॉज है। और 80%, अब देखो 80% जो 20% की वजह से, ये लेट से ये दो फैक्टर हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू 10%, तो मेजॉरिटी 80% ऑफ दिस विल बी बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द कॉजेस। ये है एक बार चार्ट और एक लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती है कॉजेस का, इसको पैरेटो चार्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेटो चार्ट। दिस इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ। 80% effect comes from 20% of the causes. So there is a bar chart, there is a line chart. अब SWOT analysis क्या होता है? SWOT फुल फॉर्म याद कर लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पॉजिटिव्स क्या है। अपॉर्चुनिटी मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑब्वियसली अपोजिट ऑफ स्ट्रेंथ इज वीकनेस।
अपॉर्चुनिटी मीन्स कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अभी एग्जाम निकला हुआ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। वीकनेस ये है कि आप जॉब कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी ये है कि एग्जाम निकला हुआ बहुत ज्यादा। थ्रेट ये है कि जिस टाइम एग्जाम है उसी टाइम आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री भी होगा, जब उत्तर प्रदेश का होगा उसका भी होगा। ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, राइट। तो थ्रेट, तो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, स्वॉट एनालिसिस, अपनी हर सिचुएशन का तुम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, वीकनेस क्या है, जॉब भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्जाम निकल गया, थ्रेट क्या है, जब एग्जाम की डेट आ रही है तब और एग्जाम भी आ रहा है। ऐसे आप हर सिचुएशन का स्वॉट एनालिसिस करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इनमें से कौन सा उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का? अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, जितने भी आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, जितना भी है उस सारे के सारे पे क्लाउड पे ले जाओ। क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। अगर आपसे कभी पूछ ले क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या है, बादल है क्या जहां से पानी वानी गिरेगा? नहीं, क्लाउड होता है इंटरनेट। तो हर चीज को, मेरे पास लैपटॉप लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, लैन लगा हुआ है, सबको हटाओ, मैं सारे के सारे को इंटरनेट पे ले गया और इंटरनेट के थ्रू ही मैं जहां पे भी रिमोट लोकेशन में मेरे पास इंटरनेट है मैं उसके ऊपर बैठ के एक्सेस कर ले रहा हूं। तो जब सारी की सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को तुम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लेते हो तो बेसिकली उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। सारा काम तुम वहीं पे कर रहे हो। अब ये तो मुकेश सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन ये मान लो कि डाटा आइसोलेशन उसका एक कंपोनेंट नहीं होता। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, ये सारे उसके बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर तुम्हें मिलते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मिलती है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सारा चीज उसके पास होता है। अब आप सोचो कि आपने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं लगाया, आपने सारे का सारा एक थर्ड पार्टी से हायर कर लिया जिसने आपको इंटरनेट के ऊपर सब कुछ दे दिया। तो मेरे को खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरे को लैपटॉप नहीं खरीदना, मेरे को कुछ नहीं खरीदना, लेट से हार्डवेयर नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लूंगा हर एक चीज, क्योंकि मेरे को वो रेंट पे मिल जाएगा किसी से। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इसके कंपोनेंट हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स जो है वो आप जहां पे भी हो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कन्वीनियंस मिलती है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो जितने डिवाइस हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, आप उनसे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप इससे एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग हो जाती है इसमें, एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स कई लोग यूज करते हैं। इनको इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, इसको स्केल अप किया जा सकता है बहुत आसानी से। ओके, इनमें से कौन सा एनएलपी टेक्निक नहीं है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है एनएलपी टेक्निक, और एक कंप्यूटेशनल मेथड होता है जो बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक। स्वॉट एनालिसिस अभी हमने किया, उसका कोई लेना देना नहीं है एनएलपी के साथ। टोकनाइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ये सारे के सारे इसमें टेक्निक्स यूज होती है। क्या होता है टोकनाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड या टोकन, सब वर्ड यूनिट, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशनल टोन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, नेम्ड एंटिटी सच एज लोग, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, ये सारे के सारे। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक बेसिकली कंप्यूटेशनल मेथड होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई लैंग्वेज अभी बोल रहा हूं तो कुछ इमोशंस हैं, जैसे मैं हाई बोला, कम टोन पे बोला, कैसे बोला, तो पता लग जाए कि किस तरीके से बोलना है। तो नेचुरल लैंग्वेज को कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजों को यूज करके। पंप प्राइमिंग, मशीनरी मेंटेनेंस आपका एक सब्जेक्ट है। पंप प्राइमिंग का पर्पस क्या होता है? देखो आपने कई बार देखा होगा पंप घरों में यूज होता है, जो पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज करता है। पंप का काम होता है वाटर को लिफ्ट करना। अगर सपोज वाटर उसके अंदर नहीं है, जैसे आपने कई बार घरों में सुना होगा कि पानी, पंप ने हवा ले ली। हवा ले ली मतलब पानी होता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पानी की जगह हवा आ गई, क्योंकि पानी था नहीं, वाटर सप्लाई आया नहीं, आपने ऑन कर दिया, पानी की जगह हवा आ गई। अब जब हवा आ गई, खाली पंप को दौड़ाओगे तो पानी को लिफ्ट नहीं करेगा। ये खाली पंप है जिसको तुम चला रहे हो, अंदर एयर है। अगर एयर है तो हेड क्रिएट नहीं होता, हेड क्रिएट नहीं होता तो पानी लिफ्ट नहीं होता, सक्शन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसको प्राइमिंग कर दो, लिक्विड भर दो उसके अंदर, अब तुम पंप को चलाओ,
लिक्विड भर दो, अब तुम पंप को चलाओ। तो जब ये लिक्विड आगे डिस्चार्ज करेगा, जैसे लिक्विड को डिस्चार्ज करेगा तो नीचे से भी पानी को खींचेगा। तो अगर तुम ऐसे पंप को चलाओ कि उसके अंदर पानी नहीं है, हवा भरी हुई है उस पंप के अंदर, तो नो डाउट उसका जो रोटर है वो तो चल रहा है, इंपेलर चल रहा है उसका, वो फैन जैसे चल रहे हैं उसके, लेकिन वो पानी को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो खाली हवा को घुमा रहा है। और खाली हवा को जब घुमाएगा तो सक्शन हेड क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जहां से मेरे को पानी निकालना है, या तो डिस्चार्ज हो रहा है, जहां मैं पानी छोड़ रहा हूं इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, जहां से पानी उठाऊंगा उसको लिफ्ट बोलते हैं। यहां पे सक्शन हेड होना, नेगेटिव प्रेशर होना, क्रिएट होना जरूरी है। तो जब एयर को आगे भेज रहा है वो, तो यहां नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन जब लिक्विड को आगे भेज रहा है तो एयर, वहां पे सक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं प्राइमिंग करना, पानी भरना। मतलब ऐसा पंप जिसके अंदर हवा भर गई है, उसमें हवा की जगह पानी भरना, उसको प्राइमिंग बोलते हैं। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, एक बात समझ लो, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस, सीएनजी, मीथेन होती है, CH4। मीथेन ही बायोगैस है, मार्श गैस भी बोलते हैं इसको, नेचुरल गैस भी बोलते हैं। CH4 का नाम नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस मीथेन होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग भी प्रोड्यूस करती है, और इसका जो इंपैक्ट है वो 30 टाइम्स ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने का कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा तो SF6 का होता है। SF6 हेक्साफ्लोराइड होता है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं इसको, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज्यादा तो इसका होता है, लेकिन इवन मीथेन का भी 30 टाइम्स होता है। इसको नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड गैस, मार्श गैस बोलते हैं, बायोगैस भी इसी को बोलते हैं। CNG यही होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है ये, अनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है फ्रेंड्स, इनको आप याद कर लेना। इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फाइडेलिटी, सेंसिटिविटी क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है, उसमें फाइडेलिटी क्या होता है, डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसेस ट्रू फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, उसको बोलते हैं फाइडेलिटी। इनपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करना। कैरेक्टरिस्टिक रिजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट। तो रिजोल्यूशन होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इनपुट चेंज करूं तो क्या मैं उसको नोट कर सकता हूं। अगर मैं इनपुट थोड़ा सा चेंज किया तो क्या इंस्ट्रूमेंट उस चेंज को नोट कर लेगा, इंस्ट्रूमेंट उस चेंज को ऑब्जर्व कर सकता है, वो रिजोल्यूशन है। अगर रिजोल्यूशन 1 मिलीमीटर है, मतलब तुम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हो। आपके घर में स्केल होती है ना 10 सेंटीमीटर की, उसमें 1 मिलीमीटर रिजोल्यूशन होता है, मतलब एक के बाद दूसरी बार 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है और आप क्लियरली उसको देख सकते हो। तो इनपुट के बीच में, एक और दूसरी इनपुट के बीच में जो डिफरेंस है, बेसिकली अगर ज्यादा रिजोल्यूशन हो तो ज्यादा प्रिसाइज होता है। हायर द रिजोल्यूशन, हायर इज द प्रिसीजन। अब मैं आपको 2 स्केल्स दे रहा हूं फ्रेंड, मैं आपको 2 स्केल्स दे रहा हूं। एक में मेजरमेंट ऐसे है, एक में मेजरमेंट ऐसे है। अब तुम देखो, इसमें हाई रेजोल्यूशन है, इसमें रेजोल्यूशन हाई इन द सेंस एक के बाद दूसरा जो क्लियरली मैं मेजर कर सकता हूं इनपुट, वो मेरे पास कम यूनिट का वैल्यू है। जैसे यहां 1 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो मैं 1 सेंटीमीटर के बाद ओनली 2 सेंटीमीटर के को ही मेजर कर सकता हूं। लेकिन अगर सोचो 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 मिलीमीटर भी आ रहा है, 10 और बार्स हैं, तो इसका रेजोल्यूशन भी हाई है, प्रिसीजन भी हाई है। तो रेजोल्यूशन होता है कि मैं स्मॉलेस्ट चेंज कितनी करूं जिसको मैं मेजर कर सकूं। सेंसिटिविटी, आउटपुट सिग्नल, चेंज इन इनपुट सिग्नल, कि इनपुट थोड़ा सा चेंज हुआ और आउटपुट भी प्रोपोर्शनली चेंज हो गया तो सेंसिटिव है तुम्हारा। जैसे मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा, मैंने 1 ग्राम और रखा तो वेइंग मशीन ने 1 ग्राम भी शो कर दिया। तो मिनिमम अमाउंट जो मैं चेंज करूं इनपुट में, सो दैट आउटपुट भी अकॉर्डिंगली उसको मेजर कर ले, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो उसकी रीडिंग कितनी आपका रिस्पॉन्सिव है। तो सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिवनेस के साथ रिलेटेड टर्म है। इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। रेंज मतलब होता है कि कहां तक मेजर कर सकता है। घर में जो थर्मोमीटर होता है वो आपका कितने टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। अगर एक ऐसा थर्मोमीटर लेके आओ जो -100 डिग्री से 100 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है, रेंज ज्यादा है उसकी। और थ्रेश होल्ड क्या होता है, मिनिमम कितनी इनपुट को मेजर कर सकता है। स्मॉलेस्ट इनपुट
जो मेजर कर सकता है। जैसे वेइंग मशीन है, वो 100 ग्राम तक अगर तुम बढ़ाओगे, चेंज करोगे, तब डिटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थ्रेश होल्ड उसका वो हो गया। फिडेलिटी ये आ गया। तो फिडेलिटी होता है कि आप कितना रिप्रोड्यूस कर रहे हो ट्रू फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन। मतलब अगर आप बहुत एक्चुअल में जितना जो चीज एक्चुअल में हो रही है, अगर उसको तुम शो कर पा रहे हो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर सपोज बड़ी माइन्यूट सी साउंड कहीं आ रही है और आपके इंस्ट्रूमेंट ने उसको भी पकड़ लिया, तो वो हाईली फिडेलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। तो वो बेसिकली फिडेलिटी से रिलेटेड टर्म है। क्रिटिकल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर टू नंबर डिसअपियरिंग। और चेन रिएक्शन स्टेबल करने के लिए जितने न्यूट्रॉन तुम्हारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने न्यूट्रॉन तुम्हारे कंज्यूम भी होने चाहिए। तो बेसिकली क्रिटिकलिटी का मतलब यह होता है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हारा 1 हो जाए। तो जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने डिसअपियर भी हो रहे हैं। इसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। अगर क्रिटिकलिटी ना हो, क्रिटिकल अगर तुम्हारा फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाए, तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, मतलब फिर अनकंट्रोल्ड आपकी प्रोसेस हो जाती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है और प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ के जाना है, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक टॉपिक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी बनाना, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेशन करवाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, ये सब। एथिकल डायलेमा क्या चीज होती है? देखो, एथिकल डायलेमा होता है डिसोनेंस, कंफ्यूजन वाली स्टेट। आपका एक दोस्त है, आपका क्लोज फ्रेंड है, वो कुछ गलत कर रहा है, अब आपने उसकी कंप्लेंट लगानी है दोस्त है, कंप्लेंट लगाओगे तब भी आपको लग रहा है यार लगाऊं कि ना लगाऊं, उसकी जॉब ना चली जाए। और क्योंकि वो गलत है, अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है कि अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं यार गलत कर रहा है ये, ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ गलत ना हो। तो एक तरफ दोस्त के यहाँ गलत कर रहे हो, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ गलत कर रहे हो, ये कंफ्यूजन वाली स्टेट, इसको बोलते हैं डायलेमा। और एथिकल इसलिए बिकॉज तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। इसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम। और एथिकल डायलेमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एथिक्स में, वैल्यूज एंड एथिक्स में। चॉइस डिफिकल्ट होती है और इसके कंसिक्वेंस सिग्निफिकेंट होते हैं, आपकी दोस्ती चली जाएगी। और मॉरल वैल्यूज कंफ्लिक्टिंग है तुम्हारी। मॉरल वैल्यूज हैं क्योंकि ये चीज जो तुम्हें लग रही है कि यार मेरे को बताना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या गलत हो रहा है, ये एक मॉरल वैल्यू है तुम्हारी। मतलब तुम्हारा क्या तुम सोचते हो सही है गलत है, उसको वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम होता है, जो तुम सोच रहे हो कि सही है कि गलत है, उसको वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। और क्योंकि वैल्यू सिस्टम है तो उसी की वजह से ये डायलेमा आ रहा है तुम्हारा। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में एक्सेप्टेंस क्या चीज होती है? एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में मतलब कितना नंबर तक डिफेक्टेड पीस तुम एक्सेप्ट कर लोगे। ध्यान से देखना, मैंने हर सैंपल में 10 आइटम रखे हुए हैं, मैं जिनको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, क्वालिटी मैंने चेक करनी है, क्वालिटी चेक कर रहा हूं, हर सैंपल 10 आइटम्स का है। अगर उसमें से 3 डिफेक्टेड पीस निकले या 3 से कम निकले तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पूरे के पूरा लॉट में एक्सेप्ट कर लूंगा। 3 से ज्यादा डिफेक्ट है तो मैं सारे को रिजेक्ट कर दूंगा। मान लो अब इसमें 2 आ गए, चलो भाई एक्सेप्ट। मान लो इसमें 3 आ गए, 3 डिफेक्टेड आ गए, चलो भाई एक्सेप्ट। अगर इसमें 4 आ गए तो सारे को रिजेक्ट। आप बोलोगे सर ये 3 भी आगे चले जाएंगे डिफेक्टेड? हाँ चले जाएंगे। 4 आपने सारा रिजेक्ट कर दिया, 6 तो सही थे, 6 तो ठीक थे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। यही है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। तो सैंपल होता है बड़े लॉट का एक छोटा सा पार्ट,
जिसको मैं चेक करता हूं, और एक्सेप्टेंस होता है कि कितने डिफेक्टेड पीस निकले कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। डिफेक्टेड आइटम्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक है ये, और इससे तुम डिसाइड करते हो कि लॉट या बैच सारे के सारा तुमने उसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फ्रेंड्स जो आपको आनी चाहिए। लॉट क्या होता है? सारा ग्रुप, बड़ा ग्रुप। सैंपल उसका छोटा सा टुकड़ा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस नंबर, रिजेक्शन नंबर। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, इनमें से कौन सी चीज को तुम कॉपीराइट नहीं करवा सकते? नॉवल तो करवाते हो, पेंटिंग भी करवाते हो, सॉन्ग भी करवाते हो, साइंटिफिक थ्योरी को नहीं करवा सकते। थ्योरी जो है साइंटिफिक, वो नॉर्मली एक फैक्ट है, उसको नहीं करवा सकते। आइडिया को पेटेंट नहीं करवा सकते, थ्योरी को पेटेंट नहीं करवा सकते। ऐसी बहुत सी चीजें जिनको तुम पेटेंट नहीं करवा सकते, ये है वो सारी चीज। आइडिया, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, इसको तुम पेटेंट नहीं करवा सकते। फैक्ट फिगर है, हिस्टोरिकल को फैक्ट है, इसको तुम पेटेंट नहीं करवा सकते। टाइटल शॉर्ट फ्रेज है, उसको तुम पेटेंट नहीं करवा सकते। जैसे एप्पल है, एप्पल को पेटेंट नहीं करवा सकते। एप्पल कंपनी तो है ही तुम्हारी, लेकिन उसको पेटेंट नहीं, उसका कॉपीराइट नहीं करवा सकते। ब्रांड बना सकते हैं उसको। मेथड, सिस्टम, प्रोसेस, ओरिजिनल जो काम नहीं है उसको नहीं करवा सकते। पब्लिक डोमेन में अगर कोई चीज है जिसको पब्लिक ऑलरेडी यूज कर रही है, उसको तुम कॉपीराइट नहीं करवा सकते। पॉल्यूशन मतलब नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज को मेजर करते हैं डेसिबल में, यूनिट होता है डेसिबल। कितने डेसिबल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि नॉइज हो गया? तो बेसिकली अगर तुम 65 डेसिमल से ऊपर कहीं पे बैठे हो जहां पे साउंड आ रहा है 65 डेसिमल से ऊपर, तो इसका मतलब कि वहां पे नॉइज पॉल्यूशन है। और 120 डेसिबल मतलब खतरनाक है मामला, और 85 डेसिबल से ऊपर है तो मतलब आपका परमानेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है। एजीवी क्या होता है भाई साहब? मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल होते हैं, ये सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं। इनमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली अपने आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड टॉपिक है, और एजीवी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल हैंडलिंग का। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं जो डिफाइंड पाथ में चलते हैं विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है इनका, ऑटोनोमस होता है, इंडिपेंडेंटली प्री प्रोग्राम्ड है। वायर्ड गाइडेंस, मैग्नेटिक गाइडेंस, लेजर गाइडेंस, गाइड कौन करता है इनको? इस तरीके से, ये नेविगेशन के तरीके। मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, किसी को भी, पैलेट, कंटेनर। बेनिफिट, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट कम होती है, सेफ्टी, एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से निकालना, उसको बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कैप्चर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से निकालना। और बड़े तरीके हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से निकाला जा सकता है। सबसे नेचुरल तरीका है जिसमें प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल लेते हैं, और नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन जितना तुमने एयर में एटमॉस्फेयर में छोड़ा उतना कार्बन तुमने वापस ले लिया। अब जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, तो क्या हम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से निकाला जा सके? कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो बेसिकली कार्बन को पकड़ लेते हैं। एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स लगाओ, ये बायोलॉजिकल तरीके हैं। जियोलॉजिकल भी तरीका होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी जा सकती है अंडरग्राउंड, इनको डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, गैस रिजर्व में इसको पकड़ के स्टोर किया जा सकता है कार्बन को। होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है जो आपके पास वेटिंग में कोई भी प्रोडक्ट है, जो आपका पाइल्ड अप प्रोडक्ट है जिसको आप जोड़ के रख रहे हो, दैट इज इन्वेंट्री। अलग अलग कॉस्ट होती है इन्वेंट्री के साथ। जब आपने इन्वेंट्री रखी है तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। जब इन्वेंट्री बहुत कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो सेल कम हो सकती है, तो बेसिकली वो भी एक कॉस्ट इससे एसोसिएटेड है। ऑर्डरिंग, जब आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है। कैरिंग कॉस्ट,
बेसिकली कैरिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग इन्वेंट्री। देखो इसमें जो होल्डिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को पकड़ के रखना, वो बेसिकली उसका आंसर होगा आपका कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, बी। मेरे को नहीं लगता इसका डी आंसर है, बिकॉज शॉर्टेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। इन्वेंट्री अगर होल्ड कर रहे हो तो उसके साथ मेरे को लगता है कैरिंग कॉस्ट ही है कि आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है, इंश्योरेंस देनी पड़ रही है उसकी, आपने उसको रखा हुआ है। अगर रखा हुआ तो आपको ये सारा करना पड़ता है। ऑर्डर मतलब नया ऑर्डर जब तुमने देना है, तो इसको अपडेट कर लेना। 20th का आंसर ये हो सकता है। कोर एरिया ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर एरिया है? सारे के सारे, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, केमिनोफॉर्मेटिक्स। बायोलॉजिकल डाटा को पूरी तरह से स्टडी करना। इसके अगर डीएनए आरएनए आप सारा पढ़ रहे हो, जीन एक्सप्रेशन जेनेटिक पढ़ रहे हो तो जीनोमिक्स है। प्रोटीन को पढ़ रहे हो, प्रोटियोमिक्स। केमिनफॉर्मेटिक्स, केमिकल कंपोजिशन। तो कम केमिकल कंपोजिशन है, ये प्रोटीन है, क्या पढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कौन सा एरिया आप एनालिसिस कर रहे हो। और आपका जो साइंस अपडेशन इन द साइंस डोमेन है, लेटेस्ट हैपनिंग इन द साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नाविक का मतलब क्या होता है? नाविक देखो, जो इंडिया का एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, इसरो ने डेवलप किया है नेविगेशन के लिए। और जैसे जीपीएस है, अमेरिका का जीपीएस है, वैसे ही नाविक हमारा जीपीएस है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसका फुल फॉर्म नाविक, नेविगेशन हिंदी का वर्ड है नाविक, नेविगेशन से रिलेटेड है। एंड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, NAV स्टैंड्स फॉर नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिलेशन IC। सो फ्रेंड्स, 22 क्वेश्चन 22 टॉपिक्स। ओनली पर्पस ये कि तुम्हें पता लग जाए अच्छा यहां से क्वेश्चन आ सकता है एंड ऑल। ऐसे बहुत से वीडियोस रिलीज करेगा योरपीडिया, आप देखते रहो, मिस मत करना। अगर आप उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी के लिए जा रहे हैं तो आपको योरपीडिया का मॉड्यूल लेना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और इसी को बाद में फिर जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टूडेंट लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।